रिपब्लिक डे का दिन था और तारीख थी 26 जनवरी 2021। भारतीय किसानों ने भारत के दिल यानी दिल्ली के सीने पर वार किया और भारत के तिरंगे को उखाड़कर एक धर्म विशेष का झंडा गाड़ दिया। समय और भीड़ की मांग यही थी कि मोदी सरकार द्वारा पास किए गए फार्म्स लॉ पर रोक लगा दी जाए। सरकारों को भी इन मांगों के आगे झुकना ही पड़ा और पीएम मोदी ने अपने इन कानूनों को, जो कि किसानों के फायदे के लिए ही बनाए थे, उन्हें वापस लेना ही पड़ा। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस आंदोलन का समर्थन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे रिहाना, मियां खलीफा और दिलजीत दोसांझ ने भी किया। यहाँ तक तो सब ठीक ही दिखाई पड़ रहा है, काले कानून हटाए गए, अच्छाई की बुराई पर जीत हुई, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो की जरूरत ही क्या थी? आइए समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं अरिहंत एक्सप्लेन्स। सानू इन्हें कोई उम्मीद नहीं हैगी। ਅਸੀਂ आजाद पंजाब चाहते, साझा पंजाब, खालिस्तान पंजाब। दरअसल किसान आंदोलन में जो प्रश्न सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो ये कि आंदोलन करने वाले सच में किसान ही थे क्या? इन प्रदर्शनकारियों का रिलेशन और फंडिंग पाकिस्तान और कनाडा से तो नहीं? अगर सच में प्रदर्शन करने वाले सारे देश के किसान ही थे तो रिपब्लिक डे जैसे दिन पर उन्हें तिरंगे को उखाड़ फेंकने की क्या जरूरत थी? अगर ये आंदोलन सभी किसानों का था तो तिरंगे की जगह सिख धर्म का झंडा क्यों? क्या सभी किसान केवल सिख धर्म से ही होते हैं? क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व देश के अन्य राज्यों से किसान नहीं आते? सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात में दिन रात एक कर देने वाले किसानों के पास क्या सच में इतना समय और पैसा भी हो सकता है कि वे इस लेवल का प्रोटेस्ट करें? जो केस सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो से अपने पास लिया हो, उसके फैसले का इंतजार ना करके सड़कों पर आगजनी करना, ट्रैक्टर से बैरिकेडों को कुचलना और प्रोटेस्ट के दौरान ही हत्या जैसे जुर्म क्या ज्यादा आसान काम थे? खैर, देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि 85% फार्मर्स ने फार्म्स लॉ को अपना समर्थन दिया था। शौक नहीं लगा ये जानकर कि जब 85% किसान रिफॉर्म्स का समर्थन कर रहे थे तो सड़कों पर आखिर आग कौन लगा रहा था? The Indian Kisan Union has said that the farm laws are in favor of the farmers. So this is the rival faction speaking right there, saying that they want the implementation of these farm laws. तो क्या सरकार और सरकार के लोगों का यह आरोप सही था कि फार्म प्रोटेस्ट में एक बड़ा तबका खालिस्तानियों का है, जिसे पूरी फंडिंग और सपोर्ट पाकिस्तान, कनाडा और भारत के अपोजिशन से ही मिल रहा है? वैसे रात गई बात गई, अब तो सारे लॉज वापस लिए जा चुके हैं, है ना? मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अराजकता से भरे एक पीसफुल प्रोटेस्ट के सामने झुककर यह दिखा दिया कि आंदोलन और आक्रमण करने पर किस तरह पूरी मेजॉरिटी की सरकार की कमर टूट गई। इसलिए एक बार फिर वही आईफोन वाले किसान सड़कों पर हैं, जो खुलेआम पीएम मोदी को मारने, खालिस्तान बनाने की धमकियां देते नहीं थकते। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। बिल्कुल। अब की बार मांगे और भी सख्त हैं। इस बार उन्हें सभी फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP, 10,000 रुपए पर महीने पेंशन, फ्री बिजली, डीजल सब्सिडी जैसी सुविधाएं चाहिए। इन सभी मांगों के खर्च को अगर जोड़े तो लगभग 36 लाख करोड़ से ज्यादा आता है। यह कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप यही सुनकर लगा सकते हैं कि भारत का 2023 का कुल बजट 45 लाख करोड़ ही था। MSP अगर सारे को देने लग गए तो इतना तो खजाना नहीं अभी सरकार है। मैंने अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुना था, 18 लाख करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए, पूरे देश में 23 फसलों पे MSP देने के लिए। तो मान लीजिए कि 18 लाख करोड़ का एक पूल बनाया जाता है, कहीं से कॉर्पस बनाया जाता है। इस बार फसल होगी, 18 लाख करोड़ रुपए देके सरकार ने वो फसल खरीद ली, सरकार के गोडाउन्स में आ गई। उसके बाद सरकार वो फसल बेचेगी, बेचने से वो 18 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा। तो किसी साल में 18 लाख करोड़ से थोड़ा कम आएगा, किसी साल में थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ओवर अ 10 ईयर पीरियड ये बराबर हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये बराबर हो जाएगा।
तो सरकार को ना प्रॉफिट होना ना लॉस होना, 18 लाख करोड़ रुपए का एक कॉर्पस चाहिए। कॉर्पस आप बैंक से भी ले सकते हो, लोन भी ले सकते हो। इस सभी के बारे में बात करते हुए एमएसपी वर्ड बार बार सुनाई देता है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सीधा मतलब है कि सरकार ने कुछ फसलों के दाम तय करे हुए हैं जिनसे कम पर सरकारें उन्हें नहीं खरीद सकती। यानी अगर सरकार ने गेहूं के रेट 18 रुपए प्रति केजी तय किए हैं तो कितनी भी क्वांटिटी या कैसी भी क्वालिटी हो 18 से कम में उसे नहीं खरीद सकती, भले ही उसकी असल कीमत बाहर बाजार में 5 रुपए ही क्यों ना हो। एमएसपी का उपयोग भारत में 1960s के दशक में खेती में प्रोत्साहन के लिए किया गया था, पर अब ये एक ऐसी बीमारी बन चुका है जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अन्नदाताओं की पिछली मांग के एमएसपी, मनरेगा, पेंशन और बिजली माफी का खर्चा 36 लाख करोड़ रुपए का है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। अब इन्हें हर महीने सरकारी नौकरी की सैलरी चाहिए, यानी न्यूनतम भी लें तो 25,500 रुपए प्रति किसान प्रति महीने के हिसाब से 45,90,000 करोड़ हो जाता है, जो कि भारत के पूरे बजट से मात्र 90,000 करोड़ ही अधिक है। इनकी सारी मांगों को देखें तो ये चाहते हैं कि सरकार इन्हें बीज, पानी, बिजली, खाद फ्री में दे। इसके बाद ये खेत में काम करे ना करे, मनरेगा के 1,40,000 रुपया प्रति वर्ष इन्हें मिले। ऊपर से किसान होने की 3,06,000 की सैलरी अलग। तैयार फसल चाहे घास हो, मकई, गन्ना, गोभी, ये जितनी भी उपजाए वो सब सरकार इनसे बाजार मूल्य से अधिक दाम पे खरीदे। इनके बाप का कोई कर्ज या लोन है तो वह भी माफ हो। ट्रैक्टर का तेल फ्री में चाहिए, खेत के मजदूर की मजदूरी मनरेगा से सरकार ही दे। किसान के बाप को सरकार किसान होने की पेंशन दे, यानी किसी ने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो सरकार उसकी फीस, पिता का कर्ज, एजुकेशन लोन माफ करे, उसके कमरे का रेंट, बिजली बिल चुकाए और जॉब लगने के बाद उसकी अपनी सैलरी से इतर, चूंकि वो जॉब करके सरकार पे एहसान कर रहा है तो सरकार भी उसे एक वेतन। इसके अतिरिक्त उसकी गर्लफ्रेंड के रेस्तरां का बिल जो है मोदी भरे। और हाँ, चूंकि उसका बाप ग्रेजुएट का बाप है तो उसकी एक पेंशन उसे भी दी जाए। न कोई इनकी इनपुट कॉस्ट है, न लेबर कॉस्ट है, न मेंटेनेंस कॉस्ट है, आउटपुट भी मार्केट रेट से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके ऊपर दैनिक मजदूरी और मासिक वेतन। ये सब फंड कौन करेगा? सरकार? जी नहीं, ये सब फंड करेंगे हम और आप, जिसका टैक्स 10 गुना भी बढ़ा दिया जाए तब भी इसकी फंडिंग असंभव है। सोचिए। पर क्या आप समझ पा रहे हैं कि किसानों की मांगों को मानने के बाद सरकार आखिर किसके टैक्स के पैसे से एमएसपी देगी? जी हाँ, आपके 18 रुपए प्रति केजी मिलने वाला गेहूं जब सरकार 252 रुपए प्रति केजी में खरीदेगी तो आपको 300 रुपए का आटा खरीदने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? एमएसपी के कारण गेहूं और चावल पर पंजाब सिर्फ इन्हीं अनाजों की खेती करता है। सरकार केवल इन्हीं अनाजों को खरीदती है और हमारे गोदाम केवल इन्हीं अनाजों से भरे पड़े हैं, भरे और सड़ रहे हैं, जिनमें से लगभग 30% बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी खरीद इसकी जरूरतों से कहीं अधिक है, जो केवल पीडीएस और बफर स्टॉक रखरखाव के लिए है। हमारी खाद्यान्न के लिए बफर स्टॉक की आवश्यकता केवल 20 मिलियन टन है, जबकि हमने अपने गोदामों में 4 गुना ज्यादा स्टॉक कर रखा है। वास्तव में 2020 की शुरुआत में सरकार ने खाद्यान्न के 60 मिलियन टन से अधिक का अतिरिक्त स्टॉक किया था, और क्योंकि हमने कभी भी निजी खिलाड़ियों को अत्याधुनिक गोदाम बनाने में शामिल नहीं किया, जैसा कि हम पुरानी, नम, खराब स्टोरेज सुविधाओं के साथ करते हैं, कोविड की शुरुआत में जब हमें अपने खाद्यान्न को जरूरतमंद और गरीबों को वितरित करने की आवश्यकता थी, तो सरकार द्वारा रखे गए 6 मिलियन टन गेहूं और 1.1 मिलियन टन चावल को तुरंत जारी नहीं किया जा सका। एक प्रशासनिक परिभाषा जिसका अर्थ है कि खाद्यान्न घटिया है, आंशिक रूप से खराब है या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। क्या अगर कल को अपने आप को अन्नदाता कहने वाले कुछ लोग दिल्ली के बाहर ट्रैक्टर लेकर एक छोटे देश की मांग करेंगे तो आप उन्हें निराश तो नहीं करेंगे? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।